The fun fact about our Flamingo book is the last lesson is our the first lesson. लास्ट लेसन जो है हमारा पहला चैप्टर हमें फ्लेमिंगो में पढ़ना है। और आइए हम शुरू करते हैं, इस एक वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो लास्ट लेसन जो है वो अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा लिखा गया था। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है ना। तो वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांस प्रशियन वार। लास्ट लेसन कब लिखा गया था? उन दिनों की में जब फ्रांस और प्रशिया के बीच वार हो रहा था, और वो वार फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। उस वार में फ्रांस जो है वो डिफीट कर दिया गया था, मतलब फ्रांस हार गया था। किससे? प्रशिया से। और प्रशिया लेड किया किसके द्वारा जा रहा था? बिस्मार्क के द्वारा। Prussia then consisted of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria। उस टाइम पे प्रशिया जो है 3 देशों से कंटेन करता था, मतलब 3 देशों से बना एक देश था, जिनको आज हम जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। क्योंकि प्रशिया वार जीत गया था तो वो फ्रेंच के कुछ पार्ट जैसे एस्लेस एंड लॉरेन पे कवर कर लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था। अब हम इस स्टोरी में पूरा पढ़ेंगे कि इसके इफेक्ट क्या क्या पड़े थे स्कूल्स पे, ठीक है। आइए देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। आई इज नरेटर है ना, आई क्या है? नरेटर है। तो उस दिन नरेटर स्कूल के लिए काफ़ी लेट शुरू किए थे और काफ़ी डरे हुए थे डांट से। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड डैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। वो क्यों डरे थे? क्योंकि एम हैमेल जो उनके टीचर थे वो क्वेश्चंस पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स टॉपिक से, ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और ऑथर को पार्टिसिपल्स का पहला अक्षर भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डो आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा कि मैं पूरे दिन बाहर ही बिता लेता हूँ, मतलब क्लास बंक कर देता हूँ, घर से बाहर निकलूँ और रह जाऊँ, स्कूल ना जाऊँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। आज काफ़ी गर्मी और काफ़ी धूप थी। द बर्ड्स वेयर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड। चिड़िया जो है पेड़ की टहनियों पे बैठकर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। मतलब कि जो ओपन फील्ड के पीछे जो सॉमिल था, सॉमिल एक ऐसे प्लेस को कहते हैं जहाँ की लकड़ी की कटाई होती है। तो उस सॉमिल के आसपास प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब प्रैक्टिस। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। तो इन चीज़ों को देखना, ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे ऑथर को, रेदर देन रूल ऑफ पार्टिसिपल। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन ऑथर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। एंड हरीड टू स्कूल। और फिर स्कूल के लिए जल्दी से निकल पड़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। तो ऑथर कहते हैं कि जब मैं टाउन हॉल के पास से क्रॉस किया, मतलब गुजरा, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल ऑफ आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। मतलब पिछले 2 सालों में जितने भी बुरे समाचार थे वो सारे इस बुलेटिन बोर्ड से ही आए थे। जैसे उस बुरे समाचार में कौन कौन से थे? तो द लॉस्ट बैटल, जो वार उन्होंने हारा था फ्रांस ने, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ये सारे बुरे समाचार इसी बुलेटिन बोर्ड से आए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वाट कैन बी मैटर नाउ। अब ऑथर बिना रुके ये सोचते हैं कि अब नया बखेरा क्या हो सकता है। देन एज आई हरीड फास्ट एज आई कुड गो, मतलब मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज मैं चला। ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड कॉल्ड आफ्टर मी। जो ब्लैक स्मिथ वॉचर वहाँ पे थे वो अपने दोस्त के साथ जो कि बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे, वो ऑथर को बुलाते हैं और बोलते हैं डोंट गो फास्ट,
डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो कहते हैं कि इतना तेज मत जाओ बच्चे, तुम समय पे अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। एक क्षण के लिए ऑथर ने सोचा कि ये ब्लैक स्मिथ वॉचर जो हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एनीवे ही वो पहुंच गए अपने मिस एम हैमल के गार्डन में, सांस फुलाते मतलब कैसे भी दौड़ते भागते वहां पहुंच गए। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है कैसे भी करके, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट हस्टल। जब स्कूल शुरुआत होती है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हॉस्टल होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हल्ला होता है, अक्सर ऐसा होता है। विच कुड बी हर्ट आउट इन द स्ट्रीट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। इसका मतलब ये होता है कि अक्सर जब स्कूल शुरू होते हैं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, जैसे कि क्लोजिंग, इधर से उधर हम डेस्क को करते हैं, वो लेसन रिपीटेड, एक साथ कोई बच्चे सारी बातों को बोलते हैं, और फिर हमारे टीचर्स भी तो स्टिक लेकर बेंच पे पटकते रहते हैं। लेकिन बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, बट आज वो सब कुछ काफ़ी स्थिर था। अब ऑथर ये बोलते हैं कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऑथर और दिन तो वो डेस्क का सहारा, अपने डेस्क पे पहुंचने के लिए इन सारी चीज़ों का सहारा लेते थे, बच्चों का हल्ला करना या फिर क्लास में इधर उधर होना। लेकिन आज, बट ऑफ कोर्स डैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन जो सारी चीज़ें थे वो काफ़ी शांत थी, ऐसा लग रहा था कि आज संडे मॉर्निंग है, मतलब जिस दिन स्कूल क्लोज होता है। थ्रू द विंडो I saw my classmates already in their place and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler। मतलब कि विंडो से पहले ही ऑथर ने देख लिया था कि उनके सारे मित्र जो हैं वो अपने जगह पे बैठे हैं और एम हैमल जो हैं वो आगे पीछे घूम रहे हैं अपने स्टिक के साथ। आई हैड टू ओपन द डोर एंड टू गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना था और उन सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, बट ऐसा कुछ, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमल ने, उनके टीचर ने ऑथर को देखा और बहुत काइंडली मतलब अच्छे टोन में बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, अपने जगह पे जाओ छोटे बच्चे। वी वेयर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एट सेट डाउन एट माई डेस्क, मतलब ऑथर अपने जगह पे जाके बैठ जाते हैं। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी डेट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड। मतलब कि वो उनका डर ख़त्म ही नहीं हुआ था, उन्होंने देखा कि उनके टीचर आज एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने थे, हिज फ्रिल्ड, तो ग्रीन कोट, फ्राइड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयड डैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज। तो आज उनके टीचर एम हैमल ने ग्रीन कोट पहना था, फ्राइड शर्ट पहना था और ब्लैक सिल्क कैप पहना था, और वो ये सारी चीज़ें केवल और केवल इंस्पेक्शन डे पे पहनते थे या फिर प्राइज डे पे पहनते थे। बिसाइड्स द स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, मतलब आज जो स्कूल दिख रहा था वो काफ़ी गंभीर और काफ़ी अनजाना टाइप का लग रहा था। सोलेमन मतलब होता है गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज इम्पटी। लेकिन जो चीज़ ऑथर को काफ़ी ज़्यादा अचंभित करती है वो चीज़ ये थी कि बैक बेंच वाला पोर्शन हमेशा खाली रहता था, लेकिन आज द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ,
आज विलेज के लोग, गांव के लोग हम बच्चों की तरह ही, स्टूडेंट की तरह ही बैठे हुए थे। और वो कौन कौन थे? तो ओल्ड हॉजर थे विथ हिज 3 कॉर्नर हैट। ओल्ड हॉजर एक व्यक्ति हैं जो कि 3 कॉर्नर वाला टोपी पहने रहते हैं। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। साथ में ही जो फॉर्मर मेयर, पहले के जो मेयर थे, पहले वाले जो पोस्ट मास्टर थे, और कुछ और लोग उनके साथ बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। सारे लोग काफ़ी दुख ही लग रहे थे, और जो हॉजर थे वो एक ओल्ड प्राइमर, एक तरह की ग्रंथ होती है फ्रेंच लोगों की, थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। तो ओल्ड हॉजर एक पुरानी किताब लेके बैठे हुए थे जो कि कोने पे से मुड़ी हुई थी, क्योंकि पुरानी किताबें अक्सर ऐसी ही होती हैं, और उन्होंने उस किताब को अपने घुटने पे खोल रखा था और उस पे उनका चश्मा भी पड़ा था। ठीक है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, जब तक मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि वो एम हेमेल अपने कुर्सी को घुमाते हैं और वो काफ़ी अच्छी टोन में ये कहते हैं, जो कि उन्होंने पहले भी यूज किया था इनके लिए, ऑथर के लिए। माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन दैट आई शैल गिव यू। मेरे बच्चे, ये लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा। ठीक है। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एस्लेंस एंड लॉरेन। वो कहते हैं एम हेमल कि जर्मन बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि केवल और केवल हमको जर्मन पढ़ाना है स्कूल में एस्लेंस एंड लॉरेन के, क्योंकि वो फ्रेंच का वो पार्ट था जिसके प्रशिया आर्मी ने कवर कर लिया था वार के बाद। ठीक है। द न्यू मास्टर कम टुमारो, नए टीचर वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट, अंतिम, आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग काफ़ी ध्यान से अपने लास्ट लेसन को सुनो। ठीक है। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी। काफ़ी एक झटका वाला ये सारी चीज़ें हमारे लिए थी। ओ द रिचेस डैट वाज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब समझ में आता है ऑथर को कि जो भीड़ भाड़ टाउन हॉल पे था, इसीलिए था कि ये सारी चीज़ें ऑर्डर आई थी बर्लिन से। ठीक है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन विथ एक्सक्लेमेशन मार्क है। अचंभित रूप से ऑथर अपने आप से पूछते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन होगा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जबकि मैं अभी तक जानता भी नहीं कि कैसे लिखा जाता है फ्रेंच। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे अब कभी भी नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए तब। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब इनको रिग्रेट होता है ऑथर को कि मैं कितना गलती कर बैठा हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं सीख के। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और इन सारी चीज़ों को छोड़कर मैं चिड़ियों के अंडे को देखता था और नदी के किनारे जाकर खेलता था। माई बुक्स डैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ वाइल अगो, मेरे जो किताब थे वो मेरे लिए काफ़ी एक बुरी थी। न्यूजेंस का मतलब होता है कि जिसको फेवरेबल नहीं हो। ठीक है ना, ये चीज़ ऑथर के लिए अच्छी नहीं थी। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डेट आई कुड नॉट गिव अप। जो किताबें उनको अच्छी नहीं लगती थी, काफ़ी मुश्किल थी उधर, तो अब वो उनको काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उनसे दूर जा रहे हैं, अब उनको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। एंड एम हेमल टू द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और साथ में जो एम हेमल उनके टीचर थे वो भी जा रहे थे, जो ऑथर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्योंकि एम हेमल जा रहे हैं तो ऑथर उनकी सारी बुराइयों को भूल जा रहे हैं और उनको वो अब काफ़ी अच्छे लगते हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑन आवर ऑफ हिज लास्ट लेसन डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। अब ऑथर को ये समझ में आता है कि उन्होंने क्यों अच्छे कपड़े पहने थे आज। अब उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि वो अपने लास्ट डे के सम्मान में, इट वॉज इन ऑन आवर ऑफ हिज लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन के सम्मान में ही हैज़ पुट हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने अपने अच्छे कपड़े आज इसीलिए पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग इन बैक ऑफ द रूम। तो अब ऑथर को समझ में आता है कि आज क्यों एम हेमल ने स्पेशल ड्रेस पहना है और साथ में क्लास के लास्ट बेंच पे कुछ लोग जो गांव के थे वो क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू डैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर।
इसलिए कि वो भी रिग्रेट कर रहे थे कि वो भी कभी स्कूल नहीं आए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस। इस तरीके से क्लास में बैठ के वो हमारे मास्टर एम हैमल को थैंक यू करना चाहते थे उनके 40 ईयर्स के काम काज के लिए। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वाज नो मोर। और वो जो कंट्री के प्रति अपना रिस्पेक्ट दिए थे वो कल से ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए लोग उनको सम्मान दे रहे थे क्लास में पीछे बैठ के। While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. तो मैं ये सब चीज़ें सोच ही रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया और अब मेरी बारी थी कि मैं जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं उनको सुनाऊँ। ठीक है। What would I not have given to able to say the dreadful rule of participle all through very loud and clear? मैंने ऐसा क्या नहीं किया कि मैं इस डरावनी नियम ऑफ पार्टिसिपल मतलब रूल ऑफ पार्टिसिपल को बिना रुके काफ़ी लाउड और क्लियरली रूप से बता सकूं विदाउट वन मिस्टेक, है ना, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं पहले ही अक्षर में गड़बड़ा गया और मैं खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क मतलब अपने हाथों को बेंच पर रख के। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मेरा उनका दिल ऑथर का काफ़ी धकधका रहा था और उनका हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि वो ऊपर देख सके। ठीक है। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू। एम हैमल जो टीचर हैं वो ऑथर को कहते हैं कि बेटा मैं तुमको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, या हो सकता है तुम्हें लग भी रहा होगा। ठीक है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, है ना, हर दिन हम अपने आप को कहते हैं। एवरी डे वी सेड टू आवर सेल्फ वाह वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब हमारे पास हर दिन हम ये कहते हैं कि वी हैव प्लेंटी ऑफ माई टाइम, मतलब हमारे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहाँ आ चुके हैं। डेट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेज सी पुट ऑफ लर्निंग टूल टुमारो। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है एल्सेज के लोगों का कि वो हर चीज़ कल के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। जो फेलोज कहने का मतलब कि जो पर्शियन आर्मी है वो बाहर जो घूम रहे हैं उनके पास अब ये अधिकार होगा कहने के लिए कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे बताते हो। येट यू कैन नॉट नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। ना तो तुम अपने लैंग्वेज को बोल पाते हो ना ही लिख पाते हो, तो उनको तुम कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कह सकते हो। यहाँ एम हैमल डांटते हैं, लिटिल फ्रेंच को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमको जब अपने ही लैंग्वेज नहीं आएगी लिखने या फिर बोलने तो तुम दूसरों को मौका दे रहे हो ये कहने के लिए, वो जो पर्शियन आर्मी है, कि तुम अपने आप को कैसे फ्रेंचमैन कह सकते हो जबकि तुमको ना तो लिखने आता है फ्रेंच ना तो बोलने आता है फ्रेंच। ठीक है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। तो बोलते हैं वो कि तुम ही एक सबसे बुरे नहीं हो, हम सब ने गलती की है। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच इट। ठीक है। आगे देखिए। योर पेरेंट्स वेर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता भी नहीं चाहते थे, वो काफ़ी उत्तेजित नहीं थे, वो काफ़ी सिंसियर नहीं थे तुम्हारे पढ़ाई के प्रति। दे प्रेफर्ड यू टू पुट ऑन योर वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वो चाहते थे, प्रेफर करते थे कि तुम मिल्स में जाओ, फार्म में जाओ और काम करो और कुछ पैसे कमाओ रैदर देन योर स्टडी। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि पैसा कुछ कमा पाओ। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी इसका कारण हूँ, तुम्हारी पढ़ाई खराब होने की वजह मैं भी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। क्या मैंने कभी तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर ओन लेसन, मैंने तुम्हें पानी डालने के लिए भेजा था उस टाइम पे भी जिस टाइम पे तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिनिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और एम हैमल खुद बोलते हैं कि जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था, मतलब मछली पकड़ने जाना होता था, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी।
तो एम हैमल खुद को भी दोषी मानते हैं कि वो पानी फूलों में पौधे में दिलवाते थे, तो और पेरेंट्स को भी मानते हैं, ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो एक बात से दूसरे बात जाते जाते फ्रेंच एम हैमल बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि ये काफ़ी अच्छी लैंग्वेज थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। आगे देखते हैं, तो बोलते हैं कि बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल एंड वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। तो एम हैमल बोलते हैं किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कि ये काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है वर्ल्ड में और जो कि आसानी से समझा जा सकता है ना, काफ़ी लॉजिकल है, डैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट इट। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, मतलब जब एक आदमी को जंजीरों में बांध दिया जाता है, इंस्लेव्ड मतलब क्या, कि कैदी बना देना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड लास्ट फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड की टू देयर प्रिजन। मतलब कि लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट है कि जब एक लोगों को, कुछ लोगों को अगर कैदी बना दिया जाए, तो अगर उनको अपना लैंग्वेज आता है तो उनका लैंग्वेज उस ताले की चाबी की तरह है जो कि उनको आज़ादी दिला सकता है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। तब एम हैमल क्या करते हैं कि वो ग्रामर की किताब खोलते हैं और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तब ऑथर को काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ रहे थे, हर एक चीज़ को। Well, I understood it. All he said seemed so easy, I think too. तो जो भी बात उनके टीचर एम हैमल पढ़ा रहे थे वो ऑथर को काफ़ी आसानी से समझ आ रहा था। आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। ऑथर ये भी सोचते हैं कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था, इसलिए भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और एट द सेम टाइम ऑथर ये भी बोलते हैं कि एम हैमल भी इतनी अच्छे से, इतने धैर्य से चीज़ों को कभी समझाया नहीं था, इसीलिए मुझे चीज़ें समझ में इस बार आ रही है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं और मैं काफ़ी अच्छे से सुन भी रहा हूँ। इट सीम्ड almost एज इफ द पुअर मैन wanted टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि वो लाचार व्यक्ति कौन है, एम हैमल, आज हम लोगों को वो सारी चीज़ें बता देना चाहते हैं जाने से पहले जो वो खुद जानते हैं। टू पुट इट ऑल इन आवर हेड एट वन स्टॉक, और एक ही बार में वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठा देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, after the grammar we had a lesson in writing that day. M Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand, France Elsie's. तो ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग सेक्शन हुआ, ऑथर कहते हैं, और उस दिन एम हैमल के पास नई कॉपीज थी बच्चों के लिए जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेज, ठीक है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो कॉपीज ऐसा लग रहा था कि फ्रांस का एक छोटा सा झंडा है जिसमें, जो कि पूरे स्कूल में ऐसा लग रहा था क्लासरूम में पूरे टंगे हुए हैं, स्कूल रूम, ठीक है। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, उनके डेस्क पे होता था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। मतलब आप काफ़ी सरप्राइज होगा कि कैसे सारे बच्चे अपने काम को बिल्कुल शांति से कर रहे थे, ठीक है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। एक ही आवाज़ आ रही थी, वो कौन सी आवाज़ थी, कि जब हम पेन से पेपर पे लिखते हैं उसी टाइप की आवाज़ आ रही थी। इतने क्लास में शांति थे उस लास्ट डे पे। वंस सम बिटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। कभी एक खिड़की से एक जो उड़ने वाला छोटा सा कीड़ा होता है वो आ गया था, लेकिन किसी बच्चे ने भी उस पर अटेंशन नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, जो सबसे छोटा था उसने भी उस कीड़े पे ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ डैट वाज फ्रेंच टू। जो छोटे बच्चे अपने कॉपी पे कुछ भी लिख रहे थे जो कि फिश टाइप का दिख रहा था और वो भी फ्रेंच की तरह ही लग रहा था, ठीक है।
on the roof of pigeons quaid very low and I thought myself will they make seem German even the pigeon। तो जो कबूतर दिखाई दे रहे थे पेड़ों की टहनियों पे वो भी काफ़ी उदास थे और एम हैमल ये सोचते हैं कि क्या ऑथर ये सोचते हैं कि क्या एम हैमल जा रहे हैं इस वजह से क्या कबूतर भी रोने लगेंगे। ठीक है, आगे देखिए। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another। तो जब भी मैं अपने whenever I looked from my writing मतलब जब भी ऑथर अपना सर को उठाते हैं तो वो ये देखते हैं कि एम हैमल चुपचाप कुर्सी पे बैठे हैं और वो सारी चीज़ें रूम में एक एक कर देख रहे हैं। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room। ऐसा लग रहा था कि मानो कि एम हैमल जो हैं वो सारी चीज़ों को अपनी माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे, स्कूल रूम के कोने कोने को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। लगभग 40 साल से वो इस जगह पे थे और उनके गार्डन थे विथ आउटसाइड द विंडो, उनके खिड़की के बाहर गार्डन था और उनके सामने हमारा क्लासरूम था। ठीक है, जस्ट लाइक डैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, बस बेंच थोड़े से पुराने हो गए थे। एंड स्मूथ द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वेयर टॉलर, और वॉलनट ट्री जो थे वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड द होप वाइन डैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन का ट्री था उन्होंने जो लगाया था वो अब बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए थे कि वो छत और खिड़की पे काफ़ी ज़्यादा लिपट गए थे। ठीक है, हाँ, रूफ तक लिपट गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट all poor man to hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day। सोचिए कि उनका दिल किस प्रकार से टूटा होगा जब उन्होंने सुना कि उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में सारे ट्रंक्स में अपने कपड़े, अपने जो भी सामान है उसको पैक कर रही है और उनको कल ये देश छोड़ना है। सोचिए वो कितने दुखी थे। ये बच्चा काफ़ी अच्छा नैरेटर का सोच यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है ना, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन साथ में ही उनके पास ये भी साहस था कि वो सारी चीज़ों को लास्ट तक पढ़ा रहे थे। एंड आफ्टर राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बू। ठीक है ना, तो आफ्टर राइटिंग के बाद उनके बाद वो हिस्ट्री पढ़ाने गए जिसमें सारे बच्चे बा बे बी जिनको नहीं भी कुछ आ रहा था वो भी कुछ बोलने की प्रयास कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड स्पेल्ड द लेटर विथ देम। तो जो पीछे बैठे थे हॉजर जिसके पास ओल्ड प्राइमर बुक थी और साथ में स्पेक्टिकल्स, वो भी इन बच्चों के साथ कुछ बोलने की प्रयास कर रहे थे। You could see that he too was crying, his voice trembled with emotion। आप ये देख सकते थे कि वो लोग भी रो रहे थे और वो कैसे पता चल रहा था क्योंकि उनकी आवाज़ में काफ़ी लड़खड़ाहट थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम डैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और वो काफ़ी मजाकिया टाइप का था उनको देखना। एट द सेम टाइम वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम लोग भी हंसना और रोना दोनों चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट वाज आई रिमेंबर इट दैट वाज लास्ट लेसन। ऑथर कहते हैं कि मुझे कितनी अच्छे से चीज़ें याद हैं दैट द लास्ट लेसन काफ़ी अच्छे से इनको याद है जो उनके टीचर ने पढ़ाया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब चर्च की घड़ी से पता चलता है कि 12 बज गए हैं। देन द एंगुलस एट द एंजल्स, मतलब कि वहाँ चर्च में एक घड़ी होती है जिसमें 12 बजते हैं तो पता चल जाता है। At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from drills sounded under our windows। और उसी टाइम पे प्रशियन आर्मी के जो लोग हैं ड्रिलिंग मतलब अपने प्रैक्टिस करके लौट रहे थे, जो सॉमिल के पीछे कर रहे थे, उनकी भी जो भोपू होती है एक टाइप का वो साउंड सिस्टम होता है वो भी बज रहा था, वो विंडो से सुना जा सकता था।
एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। एम हैमल काफ़ी उदासी से अपने कुर्सी पे खड़े हो गए और ऑथर कहते हैं कि मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा, लंबा मतलब दुखी यहाँ होना। आई नेवर लुक हिम सो टॉल। अब माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मतलब एम हैमल कुछ कहना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि माई फ्रेंड सेड ही आई, बट वो इतने ज़्यादा भावुक थे, इतने ज़्यादा इमोशन भर गया था उनके अंदर, मानो ऐसा लग रहा था समथिंग चोक्ड हिम, ऐसा लग रहा था किसी चीज़ ने उसको रोका वहाँ पे। देन ही टर्न्ड, है ना, देन ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with his all might he wrought as large as he could। तब उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और बोर्ड पे ये जितना बड़ा लिख सकते थे, जितनी सख्ती से लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वो लिखे क्या कि वाइव ला फ्रांस, जैसे हम लोग लिखते हैं ना भारत अमर रहे, वैसे ही उन्होंने लिखा वाइव ले फ्रांस पूरे बड़े बड़े अक्षरों में। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो उन्होंने अपने सर को रख दिया दीवाल पे। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। और बिना कुछ कहे उन्होंने अपने हाथ से ही इशारा कर दिया कि स्कूल डिसमिस्ड हो गया है, अब आप जा सकते हो। तो यही था हमारा स्टोरी द लास्ट लेसन। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।